गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के एस्से टाइप क्वेश्चन या निबंधात्मक लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें पहला है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा है, तो इसके आंसर देखो आप। लिखित और विस्तृत संविधान की भारत का संविधान है वो लिखित रूप में, विस्तृत यानी कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, साम्यवादी चीन, फ्रांस और जापान के संविधानों की तरह भारत का संविधान लिखित निर्मित बनाया हुआ है। संविधान सभा ने भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में बनाया और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो भारत का संविधान लिखित है, इसको बनाने में या इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान लिखित होने के साथ अन्य देशों के संविधानों के मुकाबले बहुत विस्तृत है, यानी कि दूसरे देशों का संविधान इतना बड़ा नहीं है जितना कि भारत का है। यानी कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक कानून है, बहुत अधिक अनुच्छेद है, जबकि दूसरे देशों के संविधान में इतने अधिक कानून और अनुच्छेद नहीं है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं और इन 22 भागों में बांटा गया है। तो हमारा संविधान विस्तृत है, उसमें बहुत ही अनुच्छेद, अनुसूची और अनेक भागों में उसको बांटा गया, जबकि दूसरे देशों में इतना विस्तृत या इतना बड़ा संविधान नहीं है। उसके बाद में प्रस्तावना के बारे में पहले ही पढ़ा था कि प्रस्तावना संविधान के शुरू में दी गई कुछ लाइनें होती है जिससे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारत के संविधान में प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में संविधान के मुख्य लक्ष्य के संविधान के लक्ष्य क्या है वो शुरू में बता दी जाती है, कौन सी विचारधारा से बनाया गया था और राज्य के उत्तरदायित्वों का वर्णन शुरू में कर दिया जाता है। जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके शुरू में जो समृद्धि होती है, तो उसी तरह प्रस्तावना है संविधान के शुरू में दी गई है, जो कि संविधान की विचारधारा, उसके लक्ष्य और उत्तरदायित्वों का वर्णन उसमें कर दिया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब आपको एक एक शब्द बता देता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है एक ऐसा राज्य या देश जिस पर किसी दूसरे का देश या राज्य का कोई दबाव न हो। तो भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न है, क्योंकि भारत पर किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं। समाजवादी, क्योंकि वहाँ के जो लोकतंत्र होता है, वहाँ का संविधान होता है, सरकार होती है, उसका कार्य है समाज की स्थापना करना, एक सभ्य समाज की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष, उस राज्य का, उस देश का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों के लोगों को समान समझा जाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ होता है कि वहाँ की जो सरकार है या वहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो भारतीय संविधान भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसका अर्थ ये है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और सर्वोच्च सत्ताधारी है, यानी कि भारत की अपनी सरकार है और किसी दूसरे के अधीन नहीं है और न ही किसी अन्य सत्ता के ये अधीन है। भारत का लक्ष्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना और धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि एक सभ्य समाज की स्थापना करना जिसमें कि सब लोग मिलजुल कर रहे। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ का लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना की गई। लोकतंत्र में देखो, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। सबसे पहले हम प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजते हैं। वो प्रतिनिधि फिर अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जनता का अपना संविधान है। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि जनता का अपना संविधान है। जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से लागू किया है, क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो संविधान किस तरीके से वो जनता से ही निकल कर गए थे और उन्होंने इस संविधान को लिखा था, ये संविधान को निर्मित किया था। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान की विशेषता है कि देश का सर्वोच्च कानून है, कि कोई कानून या आदेश इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। सरकार के सभी अंगों को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। संविधान के अंग सरकार के अंग कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। सरकार के जो अंग होते हैं इनको संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। उसके बाद में इसने कहा है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य के या देश की दृष्टि में सभी धर्म समान है। अब ये आपका प्रश्न बड़ा हो जाता है, इसलिए इसमें ये करते हैं। जिस पहला पॉइंट है ये तो पूरा लिखना है। दूसरा पॉइंट है इसमें आप इतना शुरू में लिख देना, थोड़ा यहाँ से शुरू कर देना कि प्रस्तावना में ये लक्ष्य राज्य को उत्तरदायित्व वर्णन किया गया। इसी प्रकार संपूर्ण पूर्णतः संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य में आप यहाँ से शुरू कर देना, क्योंकि ये शुरू की लाइन तो पहले ही आ चुकी है। यहाँ से शुरू कर देना और ये भी लास्ट तक लिखना है। जनता का अपना संविधान एक छोटा सा पॉइंट है। संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। और फिर यहाँ से शुरू कर देना, आप बीच की एक लाइन छोड़ देना थोड़ा सा, जिसमें कि आपका शॉर्ट हो जाए, क्योंकि ये आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाता है।
उसके बाद में संविधान की विशेषताओं में लचीला और कठोर संविधान है। तो भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। यूनाइटेड इंग्लैंड के संविधान की अत्यंत लचीला है और नए अमेरिका की भांति अत्यंत कठोर है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में समय के अनुसार या जरूरत के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है। संघात्मक संविधान पर तो एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव, ये आप छोड़ देना, आपकी मुश्किल है तो याद नहीं होगा। उसके 9वां पॉइंट देखते हैं, संसदीय सरकार है। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। संसद आपको पता है जहाँ पर MP की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजते हैं। केंद्र और राज्य सरकार इसी शासन प्रणाली पर संगठित की गई है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, परंतु उसकी शक्तियाँ नाम मात्र की है, वास्तविक नहीं है। अभी यहाँ तक इसमें कर देना। फिर है द्विसदनीय विधानमंडल, ये छोड़ दो आप। 8 पॉइंट हो जाएंगे आपके, 10 पॉइंट में से 2 कटवा दिए हैं, 8 पॉइंट आप अच्छे से कर देना। भारत है प्रभुता संपन्न है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये हमने पहले पढ़ा था। सेम वही इसमें विशेषताएं इसमें पॉइंट दिए गए। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रभुता संपन्न होता है कि भारत पर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है, कोई दबाव नहीं है, भारत बिल्कुल स्वतंत्र है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, धर्म के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी नागरिक कोई भी धर्म अपना सकता है। समाजवादी ऐसे राज्य से है जो नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता प्राप्त हो, समाज में सभी एक दूसरे को समान समझे। लोकतांत्रिक के सभी नागरिकों को मत का अधिकार प्राप्त है, वे चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जिससे कि सरकार बनती है। गणतंत्र राज्य का कोई अध्यक्ष कोई बादशाह नहीं होता है, वह निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित वह निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तीसरा है प्रस्तावना में निहित संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या है? कि संविधान द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति की आशा की गई? एक तो है न्याय। तो संविधान का उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय मिले और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसी भी क्षेत्र में नागरिकों के साथ कोई अन्याय ना हो। उसके बाद में दूसरा है स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में भी स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है जैसे कि विचार रखने की स्वतंत्रता है, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अपनी इच्छा या बुद्धि के अनुसार किसी भी बात में विश्वास रखने की स्वतंत्रता होती है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ईष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, यानी किसी भगवान को मान सकते हैं, पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता। तो ये स्वतंत्रता भी प्रस्तावना में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में है समानता। प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। मेरे हमारे सामने पहले भी आ चुका है, हमने पहले ही किया है। प्रतिष्ठा समानता का अर्थ है कि सब व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, सही वह गरीब है या फिर अमीर है, सभी को कानून की समान सुरक्षा प्राप्त है। अवसर की समानता के प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर विकसित होने का समान अवसर प्राप्त हो, यानी योग्यता के आधार पर उसको काम करने का समान अवसर प्राप्त। उसके बाद एक बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारे की भावना विकसित करना। प्रस्तावना व्यक्ति के गौरव को बनाए रखना है, प्रतिष्ठा की बात वही आ जाती है। संविधान का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, ये प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना संविधान का ना कोई भाग है ना इसके पीछे कानूनी शक्ति है, फिर भी महत्व है। एक तो सत्ता का स्रोत है, प्रस्तावना है वो सत्ता यानी कि जो सरकार में लोग होते हैं या जो सरकार होती है उसको सत्ता कहते हैं, या कुर्सी कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, वो सत्ता होती है। प्रस्तावना है सत्ता के स्रोत की व्याख्या करती है। इसमें प्रारंभिक शब्द हम भारत के लोग विशेष, क्योंकि हम में सभी आ जाता है, इसमें किसी विशेष धर्म समुदाय समाज का नाम नहीं लिया जाता। भारतीय शासन की प्रकृति। प्रस्तावना भी बताती है कि भारतीय प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द आपके सामने बार बार आएंगे। उद्देश्यों का प्रतीक है कि संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। संविधान की कुंजी है भावना और संविधान की आत्मा है। पहले मैंने बता दिया कि संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। सरकार की मार्गदर्शक है और न्यायपालिका के लिए भी मार्गदर्शक है। न्यायपालिका को किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी होती है तो ये प्रस्तावना में निहित उद्देश्य और आदर्शों का सहारा लेती है। न्यायपालिका किसी अनुच्छेद की व्याख्या यानी कि किसी अनुच्छेद के बारे में अगर न्यायालय को बताना होता है तो सबसे पहले प्रस्तावना में उद्देश्य दिए गए हैं, आदर्श दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं या फिर उनका सहारा लिया जाता है। सरकार की कार्यशीलता को नापने वाली कसौटी है, छोड़ो आप इसको 6 ही पॉइंट कर देना। उसके बाद में है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। यह भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान किए मौलिक अधिकारों का वर्णन। कोई 5 मौलिक अधिकारों उन आधारभूत आवश्यक और महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिसके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं हो सकता। पर देश के नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो स्वतंत्रता और अधिकार व्यक्ति या व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में धारा 12 से 35 याद करना पड़ेगा आपको। संविधान के तीसरे भाग में इनके 12 भाग थे। धारा 12 से 35 तक की 24 धाराओं में 12 से लेकर दिया गया है।
44वें संविधान संशोधन के बाद नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। इस कानून के अंदर सभी बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं, भेदभाव की मनाही है। सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी नागरिकों कर सकते। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। सेना या शिक्षा संबंधी सभी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो आसान है समानता, इनकी सभी को एक समान समझना, लेकिन ये आपको अनुच्छेद याद करनी पड़ेगी। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 में किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को भाषण देने, विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के इकट्ठा होने, संघ या समुदाय बनाने, घूमने फिरने, किसी भी स्थान पर बसने या कोई भी काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। परंतु इन स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध भी है। अनुच्छेद 20 से 22 में क्या नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी खुद की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को शोषण नहीं सकता, किसी व्यक्ति को ना खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है कि नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकता है, लोग धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति आदि रखने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके द्वारा दिए गए हैं, संविधान के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद किसमें मिलेगा हमें? 29 और 30 में। सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। संस्कृति में अपनी भाषा है, लिपि है, रहन सहन है, खान पान है, संस्कृति के अंतर्गत आता है। उनका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। संवैधानिक उपायों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। अगर उसके मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है, उसको मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जाता है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार वह न्यायालय के पास जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। यदि हमारे किसी मौलिक अधिकार को लागू सरकार नहीं करती तो उसके विरुद्ध काम करती है, तो विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। ये आप यहाँ तक कर देना।